Good morning student, I am Hemant Singh, your chemistry teacher. Today we are going to discuss another important topic of surface chemistry, that is mechanism of adsorption. How adsorption will happen in nature, and to explain adsorption two theories are given, and first theory named residual forces and second thermodynamic stability. चलिए देखते हैं आपकी क्या है। पहला लिख दीजिए आप टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। मैकेनिज्म तो आपका एडजॉर्प्शन होता है नेचर के अंदर, आप उसको कैसे प्रूव करोगे। रेजिडुअल फोर्स है, मतलब कोई भी फोर्सेस के द्वारा या कोई पैरामीटर के द्वारा आप ये कैसे बताओगे कि एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कोई नेचर में कोई भी फिनोमिना अगर आपका होता है, जैसे बारिश हो रही है, तो उसको आप एक्सप्लेन भी तो करोगे किस तरह से, केमिकली एक्सप्लेन करोगे, फिजिकली आप एक्सप्लेन करोगे। हाँ भाई कोई कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, तो इस तरह से उसको आप समझाओगे कैसे कि एडजॉर्प्शन हो रहा है नेचर के अंदर, वो आप कैसे बताओगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन को समझाने के लिए दो थ्योरी आपके पास है। एक तो है रेजिडुअल फोर्सेस, एक है रेजिडुअल फोर्सेस, इसी को बोलते हैं रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, या इसी को अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। रेजिडुअल मीन्स क्या होता है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। जैसे आप खाना खाते हो तो बच जाता है ना एक टुकड़ा, थोड़ी सी सब्जी, प्याज, कांदा, थोड़ी सी, मतलब जो बचा हुआ जो पोर्शन होता है ना, जो बचा हुआ, उसको बोलते हैं रेजिडुअल। एक दूसरे तरीके से हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अनुसार कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अनुसार आपका एडजॉर्प्शन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो रेजिडुअल फोर्सेस कौन से होते हैं, जो बचे हुए हैं, अनबैलेंस्ड नेचर के हैं, पर नेचर कैसे उनकी अट्रैक्टिव नेचर है, होते क्या है, कैसे एक्सप्लेन होगा आपका एडजॉर्प्शन, वो बात करते हैं। और दूसरा आपका क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो पहले आप हेडिंग लिख दोगे इसमें, यहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख दो रेजिडुअल फोर्सेस। तो पहली आपकी हेडिंग क्या होगी, रेजिडुअल फोर्सेस, आया ना। देखिए रेजिडुअल का मीन्स क्या है, जो बचे हुए, अनबैलेंस है। आपका अगर लिक्विड की बात करूं मैं, ये आपके पास एक लिक्विड है, एक गिलास आपके पास पानी है, या पोंड के अंदर भी पानी है आपके पास, ये आपके पास पानी है। ठीक है, अगर पानी के जो बल्क का मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इन बल्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बल्क का आपका मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सराउंडेड आपका क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल से भी क्या होता है, सराउंड होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल करता हूँ। ये आपका सेंटर मॉलिक्यूल है और ये सराउंडेड है अदर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सेंटर मॉलिक्यूल, और ये सराउंडेड है आपका कुछ इस तरह से, सराउंडेड मॉलिक्यूल से क्या है, आपका सेंटर मॉलिक्यूल सराउंड है। अब यहाँ पे ये जो आपका बल्क के अंदर मॉलिक्यूल्स है सेंटर में, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज ये जो अट्रैक्शन है वो आपका क्या है, 5 न्यूटन का है। ठीक है, 5 जूल यहाँ पे एनर्जी लगा रहा है, 5 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, इस सेंटर, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को अपनी साइड खींचता है। अपनी साइड खींचेगा तो यहाँ पे भी जो फोर्स हो 5 न्यूटन का लग रहा है। इसी तरह से ये भी अपनी साइड खींच रहा है और ये भी अपनी साइड खींच रहा है। इसका मतलब जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, आप गिलास के अंदर कोई पानी लेते हो तो ऐसे थोड़ी होता है वो पानी उछल जाता है, मतलब साउंड रहता है आपका, शांत क्यों रहता है। हम उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे देते हैं साइंस में, कि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो बल्क के अंदर है, वो आपके क्या होते हैं, सराउंडेड मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से सराउंड होते हैं। जितना ये 5 न्यूटन लगा रहा है तो 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है। यहाँ पे 5 न्यूटन और यहाँ पे 5 न्यूटन ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया।
इसी तरह से ये 5 न्यूटन साइड लगा, इस साइड भी 5 न्यूटन लगेगा, तो ये भी अपोजिट इक्वल है, तो कैंसिल आउट होगी। तो इसका मतलब जो सेंटर में आपका जो मॉलिक्यूल है, मतलब गिलास के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, शांत रहेगा। अगर वहाँ पे बैलेंस नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता आपका, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता फिर। तो इसका मतलब वो शांत है, इसका मतलब क्यों है, क्योंकि बल्ब के अंदर आपका नेट फोर्सेस जो क्या लग रहा है, वहाँ पे 0 लग रहा है। इसके ऊपर जो नेट फोर्स वो कैसा लग रहा है बेटा, 0 लग रहा है। तो यहाँ पे बेटा बल्क में आपका क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है सेंटर मॉलिक्यूल, उसके ऊपर क्या लग रहा है आपका, नेट फोर्स 0 लग रहा है। अगर आपका कोई साइड में मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो भी आपका क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा। इस तरह से वो आपका बल्क के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके क्या रहेंगे, उसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या लगेगा, 0 लगेगा। ये कह सकता हूँ ठीक। अब बात करता हूँ मैं आपके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल लग रहा है आपका ये वाला, मैं इस मॉलिक्यूल को उठाता हूँ, सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल ऊपर से तो कोई वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं है आपका, पर नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल अपनी साइड खींचेगा, ये भी इसको अपनी साइड खींचेगा, ये भी अपनी साइड खींचेगा और ये भी अपनी साइड खींचेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे से क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का मतलब इसको ऐसे समझिए कि आप सपोज कीजिए आप और आपके साथ कोई दोस्त गया या आपका फ्रेंड गया, तो आप नदी में और बोट के अंदर हो, मतलब बढ़िया रोमांटिक सीन है। तो सपोज कीजिए आपकी जो बोट है वो अनबैलेंस हो चुकी है, ठीक है, अनबैलेंस हो गई, आप गिर गए, और उसके अंदर जो है वो मगरमच्छ है, और मगरमच्छ जो है कुछ ऐसा सीन है, देखिए इसको समझ में आ जाएगा। ये आपकी नदी है, ये आप हो, ठीक है, और ये मगरमच्छ है, ये कुछ ऐसा मगरमच्छ मान लो, ठीक है। तो ये मगरमच्छ क्या करेगा, इसके पैर को खींचेगा और ये ऊपर आना चाहेगा, बिल्कुल यही होगा। मतलब ये जो है बंदा ये ऊपर आना चाहता है पर मगरमच्छ इसको खींच के नीचे ले जाना चाहता है, ये कुछ केस है आपका। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी टेंडेंसी, ये जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, क्रोकोडाइल की तरह, आपके मगरमच्छ की तरह है, ये क्या करते हैं, नीचे खींचना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तो टेंडेंसी यही थी कि हर मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अपनी साइड खींच रहा है, अपनी साइड खींच रहा है। तो यहाँ पे अपनी साइड खींचने के कारण इसके ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ही फोर्स लग रहा है। तो ये यहाँ पे नेट फोर्स जो है इसके ऊपर, नेट फोर्सेस आर नॉट 0। अगर 0 नहीं है तो ये ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब इसकी नेचर कैसी है, ये जो है नीचे आना चाहता है और ये आपका ऊपर आना चाहता है। मतलब कुछ ऐसा है कि आप अगर उस क्रोकोडाइल ने खींच रखा है तो आपकी टेंडेंसी क्या है कि आप भी, कोई रस्सी अगर घेर देता है कोई, तो उस रस्सी को खींचोगे तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आएगा ना इसके ऊपर, तो वो उसको क्या करेगा, अपनी साइड ही खींचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एडजोर्बेट आया, आपका एडजोर्बेट आया, तो ये अपनी साइड क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब जो बचे हुए फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, आपका एडजॉर्प्शन का कारण बनते हैं। तो सरफेस के ऊपर ही क्या होता है, आपका एडजॉर्प्शन होता है, बस ये तो आपका एडजॉर्प्शन। दोबारा देखो क्या कह रहा है कि आपका ये लिक्विड कोई पोर्शन आपका, और लिक्विड में आपके यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेंटर में जो मॉलिक्यूल्स है बल्क में, वो बल्क में मॉलिक्यूल, उसके ऊपर तो नेट फोर्स होता है 0 लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि सराउंडिंग में आपके सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो 0 हो जाता है उसके ऊपर फोर्स। जबकि बात करें अगर अपन सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल है वो नीचे से तो सराउंड होता है, मॉलिक्यूल वाला मॉलिक्यूल नीचे वालों से तो सराउंडेड होता है, और ऊपर जो है उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं लग रहा। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल थोड़ी है, यहाँ पे तो केवल क्या है, एयर है। भाई गिलास पानी है तो पानी जितना भरा होगा उससे ऊपर वाले क्या होगा, एयर ही होगी। तो इसके ऊपर जो है नीचे से तो फोर्स लग रहा है, और इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगने शुरू होगी। वो भी अनबैलेंस फोर्स कैसे नेचर के हैं, अट्रैक्टिव नेचर के। तो इसके ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स हैं, अनबैलेंस जो फोर्सेस हैं उनकी नेचर कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की है।
और अट्रैक्टिव नेचर की है, तो जैसे ही एडजॉर्बेट इनके ऊपर आएगा ना तो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो वही आपका है कि जैसे आप नाव से गिरे तो मगरमच्छ ने तो आपकी टांग पकड़ रखी है, अगर आपको कोई रस्सी ले दे तो रस्सी से आप क्या करोगे, अपनी साइड खींचोगे। रस्सी को ऐसे थोड़ी आप गिर जाओगे, नहीं मैं उसके साथ जाऊँगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो रस्सी को क्या करोगे, आप खींचोगे। रस्सी मतलब एडजॉर्बेट, तो एडजॉर्बेट को क्या करेगा, आप खींचोगे, तो मतलब आप क्या होगे यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल हो गए, और जो रस्सी है वो क्या आपकी एडजॉर्बेट है, तो उसको खींचोगे तो एडजॉर्बेट उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट नोन एज एडजॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इन्हीं जो नेट फोर्स जो वो जीरो है, मतलब अनबैलेंस जो फोर्सेज हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फोर्सेज। तो रेजिडुअल फोर्सेज के कारण ही आपके जो लिक्विड है उनके सरफेस के ऊपर क्या होता है, आपका एडजॉर्प्शन होता है। मतलब कोई भी सरफेस आपकी सॉलिड है, लिक्विड है, उनके केस में आपका क्या होता है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन अक्कर होता है। तो इसी बात को मैं लिखवा रहा हूँ, फटाफट आप लिख दो बेटा, इसमें लिखना, इसमें लिखना बेटा, इसमें लिखो, इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट, इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट the force acting on molecule are mutually balanced out. In another word we can say net forces will be zero. Net forces will be zero. Those molecules which are present at the surface, while those molecules which are present at the surface are attracted by molecules of the bulk के molecules क्या करें, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, are attracted by molecules of the bulk adsorbent। ये एडजॉर्बेंट ही आपका जो सरफेस प्रोवाइड करेगा, adsorbent, and here net forces are not equal to zero, and here net forces are not equal to zero. So these remaining forces are attractive in nature, and such type of forces are known as residual forces, next line से लिखना, due to residual forces adsorbate become accumulate on the surface of adsorbent, and adsorption will be occur, दोबारा देखिए बेटा क्या कह रहा है आपका, ये एडजॉर्बेंट है, उसके बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर नेट फोर्सेस लग रहे हैं। नेट फोर्सेस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट लगा रहे हैं, जिसके कारण कैंसिल आउट हो जाता है और उसके ऊपर नेट फोर्सेस लग जाता है 0। और यहाँ पे आप बात करें सरफेस के ऊपर, तो सरफेस का एक मॉलिक्यूल ले लिया, सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें नीचे से आपके क्या लग रहे हैं, फोर्स, मतलब ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे नीचे से तो अट्रैक्टिव नेचर है, तो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगने के कारण यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं, मतलब वहाँ पे नेट फोर्सेज 0 नहीं लग रहे। अब वहाँ पे जो नीचे से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्सेज उनकी नेचर कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की। अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण कोई भी एडजॉर्बेट आएगा उसके आसपास तो वो क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। कि आपका एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कोई एडजॉर्बेट आके बैठ जाए
तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, एक बात यहाँ पे और एक स्टार करके लिखना बेटा, यहाँ पे ये क्या होता है, रेजिडुअल जो सरफेस है, देखिए आपकी जो रेजिडुअल फोर्सेस है, जैसे आपका एडजॉर्बेट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिडुअल फोर्सेस क्या होंगे, कम होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे आपके, हाँ या ना। जैसे जैसे आपका एडजॉर्बेट आता जाएगा आपका रेजिडुअल फोर्स कम होते जाएंगे, बिल्कुल होते जाएंगे, क्योंकि रेजिडुअल फोर्स अनबैलेंस है। जैसे जैसे बैठते जाएगा तो ऊपर से भी तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा आपका, ऊपर से ही बैलेंस हो जाएगा, तो रेजिडुअल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिडुअल फोर्स कम होने का मतलब यहाँ पे आपकी क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल एनर्जी। ये आपकी रेजिडुअल एनर्जी क्या है, निकलेगी, इमिट होगी, किसकी फॉर्म में इमिट होगी, हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में इमिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन के दौरान आपके हीट क्या होगी, इमिट होगी। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन जो हुआ क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। दोबारा देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आपका एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट आएगा, क्योंकि इसके अट्रैक्टिव नेचर है, और अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण रेजिडुअल फोर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे रेजिडुअल फोर्स हुए तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी आपकी निकलेगी। और ये एनर्जी जो निकली वो किसकी फॉर्म में निकली, हीट की फॉर्म में निकली। और किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो एडजॉर्प्शन वो क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो एक स्टार करके या क्वेश्चन करके लिखना, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वाई, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इसमें लिखना, इसमें लिखना बेटा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअल में सीबीएसई ने पूछा है। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट बिकम एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट बिकम एक्युमुलेट on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent, due to which residual forces are, due to which residual forces are, residual forces are decreases, 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 so energy will be emitted, so energy emitted in form of heat, in form of heat, so adsorption is exothermic in nature, so adsorption is exothermic in nature। ठीक है, दूसरा आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है। देखिए हमें एडजॉर्प्शन में ये तो पता चल ही चुका है कि यहाँ पे आपकी हीट तो निकलेगी, मतलब यहाँ पे हीट आपकी निकलेगी, तो डेल्टा आपका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब डेल्टा कैसा है, नेगेटिव। इसको बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, मतलब डेल्टा एच कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, पहली बात तो ये है, हाँ या ना। एंट्रोफी क्या होती है, एंट्रोफी क्या होती थी आपकी कि डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज एंट्रोफी। किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस जो होती है वो आपकी एंट्रोफी कहलाती है। जैसे आपके एक पत्थर है, जैसे उल्का पिंड है, दो टकराई, यहाँ पे इनिशियल एंट्रोफी कितनी है, 2 है। एक सिस्टम की एक एंट्रोफी, यहाँ पे दूसरी एंट्रोफी, मतलब 2 एंट्रोफी। ये टकराती है आपके, सपोज कीजिए 4 पत्थर बन गए, तो यहाँ पे एंट्रोफी क्या होगी आपकी, यहाँ पे एंट्रोफी 4 होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एस एंट्रोफी अगर बात करो तो 4 माइनस आपकी फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी एंट्रोफी
वो आपकी एंट्रोफी वॉल्यूम है तो डेल्टा एस डेल्टा पी डेल्टा वी करते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब स्टेट फंक्शन क्वांटिटी आपकी थर्मोडायनेमिक में आप पढ़ते हो, एक तो स्टेट फंक्शन एक पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में आपका होता है और एक आपका क्या होता है, वर्क होता है आपका। तो ये दो क्वांटिटी होती है जो कि पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वांटिटी वो सारी आपकी क्या स्टेट फंक्शन होती है। अच्छा ठीक है, अब डेल्टा एस जो हुआ आपका क्या 4 - 2, तो यहाँ पे कितना है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे डेल्टा एस कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, एंट्रोफी कैसा है पॉजिटिव। अब यहाँ पे होता है क्या आपका एडजॉर्प्शन में होगा क्या, देखिए अगर एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या है एडजॉर्बेंट है और ये आपका क्या है एडजॉर्बेट है, हाँ या ना। एक ये सिस्टम है एक ये सिस्टम है, तो इनिशियल एंट्रोफी कितनी है बोलो 1 और 1 2। अब ये दोनों जाके एडजॉर्प्शन कर लेंगे और एडजॉर्प्शन में आपके चिपक जाएंगे, तो अब ये सिस्टम 1 कहलाएगा, हाँ या ना। तो फाइनल एंट्रोफी कितनी है 1 है। जैसे इसको समझो, आप प्रेयर में हो, प्रेयर में आप आगे अगर खड़े हो जाते हो तो लाइन आपको पीछे वाली नहीं दिखेगी, मतलब आपको सिंगल आगे वाला बंदा दिखेगा, पीछे वाले नहीं दिखेंगे। ये तो आप प्रेयर में आप जैसे खड़े होते हो स्कूल की प्रेयर में, तो वहाँ उस लाइन की एंट्रोफी 1 होगी। अब जैसे वहाँ पे कुछ रैंडमनेस आती है, कोई भी आपका स्नेक आ गया, लिजार्ड आ गई, कोई भी चीज़ आ गई, तो वो रैंडमनेस जो जैसी होगी, अब आप हर एक की एंट्रोफी अलग होगी। वो जो डिसऑर्डरनेस है उसको बोलते हैं क्या एंट्रोफी, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में एंट्रोफी कितनी है 2 और फाइनल में एंट्रोफी कितनी होगी 1 होगी। अब यहाँ पे डेल्टा एस की क्या होगा 1 - 2, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, मतलब एडजॉर्प्शन के दौरान जो एंट्रोफी क्या होगी घटेगी, एंट्रोफी क्या होगी आपकी घटेगी। मतलब एंट्रोफी आपको अभी यहाँ तक ही ध्यान में रखना बेटा, एंट्रोफी बेसिकली क्या है डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस होती है उसको बोलते हैं एंट्रोफी, ठीक है। अगर 2 पत्थर टकराए तो पहले एंट्रोफी कितनी 2 थी, अब वो टकराने के बाद सपोज कीजिए 5 है, तो 5 - 2 कितने होंगे 3, मतलब पॉजिटिव एंट्रोफी है। और यहाँ पे एंट्रोफी कैसी है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोफी पहले तो ज़्यादा थी और बाद में क्या होगी कम, क्योंकि एडजॉर्प्शन में दोनों चीज़ 1 होगी अब, तो एंट्रोफी 1 कहलाएगी। प्रेयर में आप ये थोड़ी उसको ऐसे देखोगे, नहीं, आगे से अगर बच्चे देखो तो अगर लाइन सीधी करनी तो आप आगे खड़े हो जाते हो, तो आगे देखते हो तो बिल्कुल आपको ये कहते हैं कि तीसरे की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, तो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो एंट्रोफी वो पूरी लाइन की 1 है, पर वो जैसे बिखर गए वो एंट्रोफी अलग अलग हो जाएगी। तो जो रैंडमनेस जो होती है उसको बोलते हैं एंट्रोफी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दूसरी बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंट्रोफी जो है वो आपकी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, हाँ या ना। मतलब हीट आपकी निकलती है, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या होता है रेजिडुअल फोर्स कम होते हैं और आपकी एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में, तो हीट की फॉर्म में निकलती है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पे एंट्रोफी कैसी है आपकी नेगेटिव। इतनी बात आगे समझ। चलिए अब मैं इसको कोरिलेट करता हूँ आपका, यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी इक्वेशन होती है गिब्स फ्री इक्वेशन, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में होती है। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है नेगेटिव, और ये कैसी क्वांटिटी है नेगेटिव, डेल्टा एच बाई नेगेटिव है, और डेल्टा एस कैसा है नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव से आपका क्या होगा गुना होगा, तो मतलब नेगेटिव प्लस में ये चीज़ आएगी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव प्लस में पॉजिटिव, ये तो आएगा आपका, हाँ या ना। नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ पे गुना, मतलब आपका ये पॉजिटिव ही देगा। नेगेटिव नेगेटिव जैसे गुना हो जाता है तो हमें पता है वो आपका जो रिजल्ट देगा वो कैसा देगा पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब कोई भी रिजल्ट आपका आएगा टी डेल्टा एस का वो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। चलिए तो यहाँ पे अब आपके पास इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी इक्वेशन है। और अपने को पता चल चुका है कि डेल्टा एच कैसा है नेगेटिव, हाँ है ना, और डेल्टा एस कितना है नेगेटिव, हाँ है ना। तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू पुट करूँगा नेगेटिव, ये आपकी नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपका
चलिए, अब मेरे पास जो फैक्टर है वो क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करूँगा टेम्परेचर। एक मैं यहाँ पे देखूँगा लो टेम्परेचर पे, एक मैं देखूँगा हाई टेम्परेचर पे, और एक मैं देखूँगा मॉडरेट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस प्लस में, मतलब ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे कम होगा तो इसके साथ गुना होगा, तो ये प्रोडक्ट जो आपका क्या आएगा, क्या कम आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये आपका -10 है और ये आपका +3 है, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली, बिल्कुल सही है। डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर हाई टेम्परेचर की बात करता हूँ तो हाई टेम्परेचर मतलब ये जो प्रोडक्ट है, मतलब टी डेल्टा है वो कैसा आएगा, ज़्यादा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका क्या है, उसमें कैसा होगा आपका -3 और ये आपका +3, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आएगा। टी डेल्टा एस जो फैक्टर वो आपका ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, सपोज कीजिए इसमें टेम्परेचर 2 है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा दोगे तो इसके साथ गुना होने के बाद ये जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका ज़्यादा ही तो आएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो टी डेल्टा मतलब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैं एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 10 आपका है, अगर ये आपका कम है -3 है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव है, हाँ या ना। ठीक है, अब बात करूँ मैं ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी क्या हो, सेम हो जाए, मतलब अगर ये आपका डेल्टा जी एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट और ये दोनों, मतलब यहाँ पे ये आपका -10 और ये आपका +10, मतलब डेल्टा जी आपका क्या हो, 0, क्या हो, 0। और आपको पता है बेटा डेल्टा जी तीन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक 0। नेगेटिव होता है वो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और 0 का मतलब इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे डेल्टा जी है नेगेटिव, मतलब लो टेम्परेचर नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होगा, जैसे बारिश अपने आप होती है, खाना आप खाते हो, खाना खाते हो आप, तो उसमें आपको लगाना पड़ता है, तो वो आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। पर खाना पचने का काम हो वो स्पॉन्टेनियस, अपने आप करेगा पेट। तो यहाँ पे जो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे आपका एड्जॉर्प्शन होगा, हाँ या ना। हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या होगा, 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम होगा, मतलब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, हाँ या ना। कई बच्चों के समझ में आ गया, कई बच्चों के समझ में नहीं आया, कोई बात, मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बेसिकली क्या करता है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से आप देखेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये आपकी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसको। अब अपने पास इसमें वैल्यू है डेल्टा एच। डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जब होता है तो उसमें हीट आपकी क्या होती है, रिलीज होती है बेटा। हीट अगर रिलीज होगी तो यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, और हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन के दौरान एंट्रोफी आपकी क्या होती है, घटती है। घटती क्यों, क्योंकि शुरू में आपका एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट अलग अलग है, पानी है और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ डाल रहे हो, जैसे उसके ऊपर तेल डाल दिया, तेल बाहर है, ऐसे थोड़ी है कि पानी के अंदर ही कोई तेल निकल रहा है, तो पानी और तेल अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ एंट्रोफी 2 है, अब जैसे ही डाल दिया पानी के ऊपर जो तेल है आपकी लेयर बन गई, वो एक एंट्रोफी है, तो फाइनल एंट्रोफी 1 है, जबकि इनिशियल एंट्रोफी 2 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव के साथ गुना होके क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। मतलब आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू एक तो नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी।
अब डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर है। टेम्परेचर अगर कम करूँगा तो ये जो आपका फैक्टर है टी डेल्टा एस, अगर टेम्परेचर आपका सपोज कीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 इसके साथ ही कुछ गुना करोगे, तो गुना करोगे कुछ भी तो आपका पॉजिटिव आएगा, मतलब ये जो फैक्टर वो आपका कम आएगा। लो टेम्परेचर का मीन्स ये है। हाई टेम्परेचर का मीन्स ये है कि आप इसके साथ गुना करने के बाद ये जो फैक्टर वो बढ़ जाएगा, ये फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे फैक्टर बढ़ने के कारण इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो आपने मान लिया यहाँ पे +10 है आपका, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे आपका ये क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कम है। तो डेल्टा जी जो है वो आपका हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव है, जबकि लो टेम्परेचर पे आपका क्या है, ये जो फैक्टर वो कम है। कम होने के कारण ये जो फैक्टर है नेगेटिव वाला वो ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि -10 हो रही है आपका क्या है, +3, मतलब जो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, -7 है, मतलब डेल्टा जी जो है वो लो टेम्परेचर पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। कुछ ऐसा टेम्परेचर भी तो होगा जहाँ पे आपका ये नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी, उसको मॉडरेट टेम्परेचर बोल देंगे। तो वहाँ पे आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी अगर आपका प्लस होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी अगर 0 होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। तो अब डेल्टा जी मतलब लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी की अगर वैल्यू 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो इसका मतलब एड्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे। हाई टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिजॉर्प्शन होगा। और मॉडरेट टेम्परेचर पे आपका एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो है थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बात करता हूँ इसको अपनी लोकल भाषा में। देखिए ये आपकी एक किताब है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपकी सरफेस है, शुरू में नॉर्मल टेम्परेचर। आप मेरे को ये बताओ नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता जाएगा, एडजॉर्बेट बैठता जाएगा, बैठता जाएगा, बैठता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके नीचे हीट कर रहा हूँ, मैं इसको अगर गर्म करूँगा हाई टेम्परेचर, अब मेरे को पता है जो ऊपर बैठे हुए एडजॉर्बेट है, मैं अगर कुर्सी के नीचे आग लगा दूँ आपके, तो आप वहाँ पे बैठ थोड़ी पाओगे। तो यहाँ पे आपके पास अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके ऊपर जो बैठे एडजॉर्बेट थे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वहाँ पे क्या होगी, वे भागने शुरू कर दी। भागने शुरू करने का मतलब रिमूविंग ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस, उसी को डिसॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमने एडजॉर्बेट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हाई टेम्परेचर पे आपका क्या होगा, डिसॉर्प्शन ही होगा, तो डिसॉर्प्शन ही हो रहा है आपका। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, लो टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर है तो आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक टेम्परेचर आपका क्या है जहाँ पे एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम हो रहा है, वहाँ पे दोनों में स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो शुरू में यही तो बताया था, डिफरेंस याद कीजिए आप, डिफरेंस बिटवीन आपका एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन शुरू में फास्ट होता है और बाद में आपका क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, टिल इक्विलिब्रियम रीच्ड। ये इक्विलिब्रियम रीच था आपका। आई बात समझ। तो आज की वीडियो बस इतनी करेंगे अपन, मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन। इसमें लिखवाना है क्या, लिख दो फटाफट, लिखो तो फिर इसमें लिख दो फटाफट। इसमें लिखना इन एडजॉर्प्शन change in entropy is negative, change in entropy is negative, while enthalpy of adsorption also negative, also negative नेक्स्ट लाइन से लिखना, आफ्टर अप्लाइंग गिब्स फ्री इक्वेशन, आफ्टर अप्लाइंग गिब्स फ्री इक्वेशन, कॉमा एट लो टेम्परेचर, ऐसे लिखना उसमें, एट लो टेम्परेचर पे कौन सा फैक्टर बढ़ रहा है, एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ऐसे लिखोगे, एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, सो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव,
so value of delta is negative, so value of delta G is negative, so it is a spontaneous process, so it is a spontaneous process, so it is a spontaneous process and adsorption will be occur, and adsorption will be occur while at high temperature. नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, at high temperature, T delta S is greater than TH, यही तो आपका at high temperature T delta S is greater than delta H, so value of delta G will be positive, so value of delta G will be positive, so value of delta G will be positive so here desorption will be occur, so here desorption will be occur because, इसमें लिख देना, because at high temperature kinetic energy of, because at high temperature kinetic energy of adsorbate molecule will be increased as a result of this adsorbate molecule escape मतलब भागना, escape from the surface of adsorbent, escape from the surface of adsorbent. नेक्स्ट लाइन से at moderate temperature इसमें लिखोगे बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, so value of delta G is equal to 0, and here equilibrium will be stabilized, so here equilibrium will be stabilized in between adsorption and desorption. आगे बात बेटा समझे, लो टेम्परेचर पे कौन सा कोफिशिएंट बढ़ेगा, डेल्टा एच वाला, डेल्टा एच आपका कैसा है नेगेटिव अगर होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एच मतलब पॉजिटिव कोफिशिएंट बढ़ेगा तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा। मॉडरेट टेम्परेचर पे दोनों इक्वल होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इक्वल हो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें बिल्कुल और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, ठीक है।